स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानी महाराज नंद कुमार। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स उस दिन बहुत चिंतित और तनावपूर्ण मुद्रा में अपने कमरे में तेजी से घूम रहे थे। उनके तनाव का कारण यह था कि महाराज नंद कुमार ने काउंसिल में रिश्वत का आरोप लगाकर उनकी शिकायत की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उन पर सुप्रीम कोर्ट में दावा दायर करने की बात पक्की हो गई थी। कंपनी के सॉलिसिटर ने जो राय दी थी उससे अपनी चिंता और तनाव से मुक्ति पाने के उद्देश्य से वारेन हेस्टिंग्स ने अपनी खुशामदी दीवान मुंशी नवकृष्ण को बुलाकर उससे परामर्श लेने लगे। मुंशी जी, महाराज नंद कुमार तो पहले हमारे समर्थक थे, पर अब उन्हें क्या हो गया है कि वे हमारे एकदम विरुद्ध हो गए हैं और कंपनी सरकार से हमारी शिकायत भी कर दी है। दीवान नवकृष्ण कुछ सोचने का अभिनय करने के उद्देश्य से अपना सिर खुजलाते हुए धीरे धीरे कहने लगे, बात यह है कि हुजूर कि महाराज नंद कुमार को पूना के पेशवा ने भड़काया है। पेशवा के दूत और महाराज नंद कुमार के दूत जगमोहन दत्त ने चंदन नगर में मिलकर कोई गोपनीय मंत्रणा की है और उसी के अनुसार महाराज नंद कुमार अपनी चाल चल रहे हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने कहा, मुंशी जी, यह रिपोर्ट तो तुम मुझको पहले ही दे चुके हो, लेकिन मैं तो अब यह जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मेरे विरुद्ध जो नालिश की जा रही है उसमें हार और अपमान से कैसे बचा जाए। मुंशी नवकृष्ण ने चुटकी बजाते हुए कहा, हुजूर, इसका तो बड़ा आसान उपाय है और वो यह कि आप खुद सुप्रीम कोर्ट में महाराज नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा कर दें। और रही बात झूठे गवाह जुटाने की, तो यह कार्य आपका यह सेवक नवकृष्ण कर देगा। मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज इम्पे साहब को तो आप अपने पक्ष में कर ही लेंगे। यह सुनकर वारेन हेस्टिंग्स का तनाव बहुत कुछ कम हो गया और अपने चेहरे पर खुशी का भाव लाते हुए बोला, मुंशी जी, तुम बहुत काम के आदमी हो, तभी तो संकट के समय तुरुप के इक्के की भांति तुम्हें दांव पर लगाता हूँ। लेकिन यह तो बताओ कि महाराज नंद कुमार के विरुद्ध वो जालसाजी का मुकदमा क्या हो। मुंशी नवकृष्ण ने अपनी सारी योग्यता बघारते हुए कहा, हुजूर, मुकदमा तो बिल्कुल तैयार है। हम सबको मालूम है कि महाराज नंद कुमार ने अमानत के तौर पर अपने मित्र महाजन बुलाकी दास के पास कुछ गहने रखे थे जो मुर्शिदाबाद में रहते थे। मुर्शिदाबाद की लूट के समय महाराज बुलाकी दास की निजी संपत्ति के साथ वे गहने भी लूट लिए गए जो महाराज नंद कुमार ने अमानत के तौर पर रखे थे। हमें यह भी मालूम है कि धर्मात्मा स्वभाव होने के कारण सेठ बुलाकी दास ने महाराज की अमानत के बदले में 48,021 रुपये का ऋण पत्र लिख दिया था। सेठ बुलाकी दास तो मर चुके हैं और हम यह सिद्ध कर देंगे कि वो ऋण पत्र जाली है तथा यह जालसाजी महाराज नंद कुमार ने की है। यह बात सुनकर वारेन हेस्टिंग्स ने मुंशी जी की पीठ थपथपाते हुए कहा, मुंशी जी, तुम्हारी मनचाही तरक्की निश्चित है। तुम सेठ बुलाकी दास के घर से वो ऋण पत्र प्राप्त करके गवाह तैयार करो और मैं सुप्रीम कोर्ट के जज इम्पे साहब को साधता हूँ। हेस्टिंग्स साहब को चीफ जस्टिस इम्पे साहब को साधने में अधिक प्रयत्न नहीं करने पड़े। इम्पे साहब को आर्थिक लाभ भी होना था और अपने एक अंग्रेज साथी का भला करने का गौरव भी उन्हें प्राप्त करना था। मोहन प्रसाद नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पूर्वक बयान देकर महाराज नंद कुमार पर यह अभियोग लगा दिया कि उन्होंने जाली दस्तावेज बनाकर स्वर्गीय बुलाकी दास की जायदाद से रुपये वसूल किए हैं। 3 जून 1775 को महाराज नंद कुमार को अदालत के कटघरे में खड़ा किया गया। दुभाषिए विलियम चेम्बर को जानबूझकर अनुपस्थित कर दिया गया और उनके स्थान पर हेस्टिंग्स के कृपा पात्र मिस्टर एलियट को दुभाषिए के रूप में प्रस्तुत किया गया। 12 जूरियों की भी नियुक्ति की गई, सभी हेस्टिंग्स के पक्ष में थे। वादी पक्ष की ओर से पहली गवाही कमालुद्दीन खां की हुई। उसने बयान दिया कि महाराज नंद कुमार ने आज से 14 वर्ष पूर्व मेरे नाम की मुहर मांगी थी
जो उन्होंने आज तक मुझे वापस नहीं की। जज महोदय ने जब दस्तावेज पर वो मुहर लगी हुई दिखाई तो गवाह ने स्वीकार किया कि वो मुहर उसी की है। इस गवाह के बयान पर महाराज नंद कुमार के बैरिस्टर फरार साहब ने आपत्ति करते हुए जिरह की, तुम्हारा नाम तो कमालुद्दीन खां है और मुहर अब्दुल कमालुद्दीन के नाम की लगी है। इससे सिद्ध होता है कि तुम स्वयं एक जाली गवाह हो। धर्मावतार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ता हूँ। मेरा नाम पहले अब्दुल कमालुद्दीन ही था, पर जब से मेरी हैसियत बढ़ गई है, मैंने अपने नाम के आगे का टुकड़ा छोड़कर पीछे लगा लिया है। जज महोदय ने गवाह के नाम का परिवर्तन स्वीकार कर लिया। आखिर वादी पक्ष की ओर से आजिम अली नाम के एक ऐसे गवाह को पेश किया गया जो पेशेवर गवाह था और जो किसी भी जिरह के सामने दृढ़ता के साथ टिक सकता था। आजिम अली एक अंग्रेज का खनसामा था और आवश्यकता पड़ने पर उसे सरकारी गवाह बनाया जाता था, क्योंकि उन दिनों सरकारी वकील नहीं हुआ करता था। 12 जून को आजिम अली को गवाह के कटघरे में खड़ा किया गया। उसे देखते ही प्रतिवादी पक्ष में खलबली मच गई, क्योंकि सभी जानते थे कि आजिम अली एक सिद्धहस्त गवाह है। महाराज नंद कुमार के गुमस्ता बाबू चैतन्यनाथ दर्शकों में इस प्रकार खड़े हुए थे कि वे आजिम अली के बहुत निकट पड़ते थे। उनके हाथ में एक डायरी थी जिसमें वे कभी कभी कुछ लिख लिया करते थे। आजिम अली ने महाराज नंद कुमार के विरुद्ध बयान देना प्रारंभ किया तो उसे फोड़ने के लिए चैतन्य बाबू ने 200, 400 और 800 रुपये के आंकड़े लिखकर उसे दिखाए, पर इस रिश्वत के प्रलोभन में न आते हुए उसने हलफिया बयान जारी रखा। वो कह रहा था, मैं महाराज नंद कुमार का मकान जानता हूँ। एक बार सन 1769 में जब मैं चैतन्य बाबू से मिलने महाराज नंद कुमार के घर गया तो मैंने चैतन्य बाबू को बहुत व्यस्त पाया। मुझे टालने की दृष्टि से उन्होंने कहा कि इस समय महाराज एक जाली दस्तावेज बना रहे हैं और इस काम में मैं महाराज की सहायता कर रहा हूँ, अतः मैं तुमसे मिलने के लिए समय नहीं दे सकता। मैंने स्वयं देखा कि महाराज अपनी नाक पर चश्मा चढ़ाए हुए बुलाकी दास के विरुद्ध दस्तावेज तैयार कर रहे थे। उन्होंने एक मुहर को कमालुद्दीन की कहकर उसे चैतन्य बाबू को दिखाया भी था। हुजूर, इसके बाद ऋण पत्र की शक्ल के कागज पर वो मुहर छाप दी गई। आजिम अली के बयान से घबराकर चैतन्य बाबू ने अपनी डायरी पर रिश्वत के रूप में 1000 रुपये का आंकड़ा लिखकर उसे दिखाया। इस आंकड़े को देखकर आजिम अली के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दी और उसने अपना हाथ नीचा करके चैतन्य बाबू को धैर्य रखने का इशारा किया। चीफ जस्टिस महोदय ने अजीम अली से प्रश्न किया, मुहर छाप देने के बाद फिर क्या हुआ? अजीम अली ने बयान जारी रखते हुए कहा, हुजूर, इसके बाद मेरे घर के मुर्गे ने बांग दी और मेरी नींद खुल गई। मेरी छोटी पत्नी ने भी आवाज देकर कहा कि मियाँ, क्या आज बिस्तर छोड़ने का इरादा नहीं है? यह बयान सुनकर दुभाषिए मिस्टर एलियट के चेहरे का रंग बदल गया और उनके चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आए। इम्पे साहब बयान का मतलब नहीं समझ सके और उन्होंने अजीम अली को बयान जारी रखने का फिर हुक्म दिया। अजीम अली ने फिर से कहना प्रारंभ किया, हुजूर, इसके बाद मैंने अपनी छोटी पत्नी से कहा कि मैंने स्वप्न में देखा है कि मैं महाराज नंद कुमार के मकान पर गया हूँ और वे बुलाकी दास के नाम से एक दस्तावेज बना रहे हैं। जब दुभाषिए मिस्टर एलियट ने आजिम अली के बयान को इम्पे साहब और जूरी के सदस्यों को समझाया तो सभी के चेहरे फीके हो गए। अजीम अली ने जज महोदय के आदेश की प्रतीक्षा न करते हुए स्वयं ही अपना बयान जारी रखते हुए कहा, धर्मावतार, मेरी बात सुनकर मेरी छोटी पत्नी ने कहा कि तुम हमेशा राजा महाराजाओं के पास आते जाते रहते हो, इसलिए तुमको उनके ही स्वप्न दिखते हैं। अजीम अली का बयान सुनकर जूरी के सभी सदस्यों ने दुभाषिए से कहा कि गवाह से यह पूछो कि इसने हमारे सामने अभी जो कुछ कहा है, क्या ये सब स्वप्न की ही बातें हैं?
दुभाषीय मिस्टर इलियट ने जब अजीम अली से इस विषय में प्रश्न किया तो उसका उत्तर था, हुजूर, स्वप्न में मैंने जो कुछ देखा वही सच सच बयान किया है। 3-4 दिन की बात है, इस स्वप्न की बात मैंने मोहन प्रसाद बाबू से कही थी। उन्होंने चट कहा कि तुम्हें गवाही भी देनी पड़ेगी। मैंने उनसे कहा कि जो कुछ मैंने देखा है वो कह देने में क्या हर्ज है। महाराज नंद कुमार के वरिष्ठ फरार साहब ने अजीम अली के बयान पर मुकदमा खारिज करने और महाराज को निर्दोष करार देने की पुरजोर अपील की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। चीफ जस्टिस मिस्टर इम्पे का तर्क था, इस गर्म मुल्क में पूरी नींद शायद ही किसी को आती हो। प्राय लोग अर्ध जागृत अवस्था में सोते हैं। ऐसी दशा में यदि कोई मनुष्य आंख, कान आदि इंद्रियों द्वारा कोई विषय ग्रहण करे तो उसके कथन को साक्षी रूप से ग्रहण किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस महोदय के इस कथन ने जूरी के सदस्यों को प्रभावित किया। वे दूसरे कमरे में गए। आधा घंटा पश्चात लौटकर उन्होंने कहा, महाराज नंद कुमार अपराधी हैं। यह सुनते ही महामती इम्पे साहब ने महाराज नंद कुमार को फांसी का दंड सुना दिया। इसके पश्चात महाराज को फिर जेल भेज दिया गया। उन्होंने जनरल क्लीवरिंग के पास इस आशय का पत्र भेजा कि इंग्लैंड के सम्राट के पास भेजी गई उनकी याचिका के उत्तर आने तक उनकी फांसी स्थगित रखी जाए, पर उनकी इस प्रार्थना को नहीं माना गया। 5 अगस्त सन 1775 को जनता जनार्दन की उपस्थिति में महाराज नंद कुमार को फांसी दे दी गई। फांसी के समय महाराज पूर्ण आत्मविश्वास की मुद्रा में थे और वे बिल्कुल भी उद्विग्न नहीं हुए। ज्यों ही उनके गले में फांसी का फंदा डालकर तख्ता खींचा गया, त्यों ही लोग चीखे मार मार कर भागने लगे। वे भागते जाते थे और कहते जाते थे, ब्रह्म हत्या हইল, কলকাতা अपवित्र হইল, देश पापे परिपूर्ण হইল, फिरिंगेर धर्म धर्म ज्ञान नाई। अर्थात ब्रह्म हत्या हुई, कलकत्ता अपवित्र हुआ, देश पापमय हुआ, अंग्रेजों को धर्म अधर्म का बोध नहीं है। महाराज नंद कुमार को फांसी दंड दिए जाने पर भारत और इंग्लैंड में जोरदार प्रतिक्रियाएं हुई। प्रसिद्ध इतिहास लेखक मार्शमैने ने लिखा, महाराज को फांसी की आज्ञा इंग्लैंड के उस समय के जघन्य कानून के अनुसार होने पर भी सब प्रकार से न्याय के विरुद्ध थी। जिस कानून के अनुसार फांसी दी गई थी वो इस घटना के कितने ही वर्षों बाद प्रचलित किया गया था। लॉर्ड मैकले की प्रतिक्रिया थी, कोई भी विचारवान मनुष्य इस बात में संदेह नहीं कर सकता कि इम्पे साहब ने यह नीच कृत्य गवर्नर जनरल को खुश करने के लिए ही किया था। धन्यवाद।